अब हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे करंट स्टेटस और प्रोग्रेस की बात करेंगे तो ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। 98% जो ब्रॉडगेज है नेटवर्क वो इलेक्ट्रीफाइड है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडियन रेलवे सर्व करता है 3 करोड़ पैसेंजर को डेली ट्रांसपोर्ट करता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करेंगे तो 136 वंदे भारत एक्सप्रेस है 2025 में। उसके अलावा मेट्रो लेंथ की बात करेंगे तो 1000 से ऊपर किलोमीटर जो है मेट्रो रेल जो है ऑपरेशनल है मेट्रो रेल। उसके बाद बात करेंगे इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए की और चाइना की बात करेंगे तो इंडिया में रेल रूट की बात करेंगे तो 68,000 किलोमीटर है, यूएसए में 2,25,000, चाइना में 1.5 लाख है। इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में 98% इलेक्ट्रिफिकेशन है, यूएसए में बहुत लो इलेक्ट्रिफिकेशन डीजल बेस्ड होती है, चाइना में 72% इलेक्ट्रिफिकेशन है। ठीक है। और हाई स्पीड रेल की बात करेंगे तो इंडिया में जो है वंदे भारत है वो सेमी हाई स्पीड है और यूएसए में मिनिमल है। और चाइना में बात करेंगे तो 50,000 प्लस हाई स्पीड रेल है 2025 के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे प्राइमरी फोकस है, हमारे यहाँ प्राइमरी फोकस किया जाता है वॉल्यूम पे, पैसेंजर पे फोकस किया जाता है। यूएसए में फ्राइट पे फोकस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का उस पर। और चाइना में जो है हाई स्पीड पैसेंजर और हैवी फ्रेट पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न है वेस्टर्न है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये फुली ऑपरेशनल है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है 85% ऑपरेशनल था 2024 में। ये कनेक्ट कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट को नॉर्थ साउथ को। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जापान की हेल्प से बन रहा है। उसके अलावा के इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इंप्रूव करने के लिए जो सिग्नल सिस्टम है इंडियन रेलवे में, उसके लिए वे है पहला है एलिमिनेशन ऑफ मैकेनिकल सिग्नलिंग जो होती है उसे एलिमिनेट करने के लिए ये रिप्लेस करने की बात की गई है। आउटडेटेड जो मैकेनिकल सिग्नलिंग होती है उसको इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग से रिप्लेस करने की बात की गई है ताकि उससे सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसके अलावा कवच सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ये ऑटोमेटिक अप्लाई करता है ब्रेक। अगर ट्रेन जो है दोनों डेंजर आ जाता है, ट्रेन के पास डेंजर का सिग्नल आता है तो ऑटोमेटिकली कोलिजन से प्रिवेंट करने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगाती है। उसके अलावा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है एबीएस। उसके अलावा सिग्नल डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल है फॉर ईआई। ठीक है, तो कैसे रेलवे कवच प्रोटेक्शन कैसे करता है तो हमने पढ़ा कि इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम लगा हुआ है। जब दो ट्रेन एक पास आती है तो कोलिजन से बचने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद करेंगे रेल सेफ्टी के लिए की इनिशिएटिव क्या है और चैलेंजेस क्या है, प्राइमरी कॉज क्या है इंडिया में रेल एक्सीडेंट के। पहला तो डीरेलमेंट होता है, पटरी से उतर जाती है। उसके अलावा ह्यूमन एरर 75% जो डीरेलमेंट होता है ह्यूमन एरर से होता है। उसके अलावा सिग्नल का फेलियर होता है। उसके अलावा फायर एक्सीडेंट होते हैं, नेग्लिजेंस होता है या ह्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज है, 20,000 सेफ्टी क्रिटिकल वैकेंसीज है। की इनिशिएटिव उसके लिए कवच सिस्टम है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए कवच सिस्टम है। 1400 ट्रेन में 1400 प्लस किलोमीटर रूट में इसे डिप्लॉय कर दिया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष है, 1 लाख करोड़ का फंड है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए जीपीएस बेस्ड फॉग सेफ्टी डिवाइस और एसआईएमएस फॉर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स है जैसे कि एलिमिनेट किया गया है अनमेंड लेवल क्रॉसिंग को ऑन ब्रॉडगेज। वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए जो जैसे कि इस्टेब्लिश करना चाहिए रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी जो काकोटको कमेटी का आता है। उसके अलावा आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, क्या रिपोर्ट के हिसाब से। उसके अलावा एआई इनेबल्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डिफाइन करना चाहिए ट्रेक सेफ्टी टॉलरेंस स्पीड और बेस्ट प्रैक्टिस के बेस पे। ये खन्ना कमेटी ने कहा कि ट्रेक सेफ्टी टॉलरेंस को मेजर करना चाहिए और डिफाइन करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस, ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्रूवन मॉडल जो है लाइक जैसे कि मुंबई का एटीपी सिस्टम नेशन वाइड इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशन जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये एटीपी मुंबई एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो है ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब चैलेंजेस और सजेशन क्या है, पहले चैलेंजेस क्या है इंडियन रेलवे में, चैलेंजेस क्या है तो सबसे पहला है कंजेशन, हाई कंजेशन है। उसके अलावा लो फ्रेट शेयर, रेलवे होल्ड करता है 27% फ्रेट मूवमेंट को, रोड डोमिनेट करता है फ्रेट में। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 98% है, मतलब 100 रुपये में से 98 पैसे जो खर्च हो जाते हैं रेलवे को होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। उसके अलावा गवर्नेंस इशू की बात करेंगे तो विवेक रेलवे कमेटी ने स्ट्रेस किया था नीड है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की और डिसेंट्रलाइजेशन की। सजेशन क्या है, रूट को एक्सपेंड करना है, अनकनेक्टेड रीजन तक हमें पहुंचना चाहिए, इंकरेज करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अडॉप्ट करना चाहिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, उसमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, मैनेजमेंट में अपॉइंट करना चाहिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को, ट्रांसपेरेंसी कॉम्पिटिटिवनेस जो है टैरिफ में, सेफ्टी में और सर्विस क्वालिटी में बढ़ानी चाहिए। ये हमारा रेलवे हो गया कंप्लीट। उसका हम बात करेंगे एविएशन की करंट स्टेटस की बात करेंगे तो ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है 160 एयरपोर्ट है ऑपरेशनल। टोटल कार्गो जो हैंडल किए जाते हैं वो है 3.7 मिलियन टन।
एनुअली। उसके अलावा इंटरनेशनल कार्गो कार्गो जो हैंडल किया जाता है वो 2.32 मिलियन टन, 2.32 मिलियन टन टोटल कार्गो जो है 3.7, उसमें से इंटरनेशनल कार्गो जो हैंडल किया जाता है 2.32। नंबर ऑफ एयरपोर्ट इंडिया में 160 है, यूएसए में 5000 है और चाइना में 250। डोमेस्टिक मार्केट मतलब यूएसए में बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक मार्केट की रैंक इंडिया थर्ड है, यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकेंड है। पर कैपिटल ट्रेवल एयर ट्रेवल हमारे यहाँ पर कैपिटा सीट जो है 0.13 है, चाइना यूएसए में हाईएस्ट है, हाई है, और चाइना में जो है 0.49 है। एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे तो कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूएसए में लो है और चाइना जो है लीड करता है रैंकिंग में। की इनिशिएटिव उड़ान है, पूरे देश काम नागरिक। 600 न्यू रूट्स लाई गई है, 88 पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए जैसे डिजी यात्रा, फेशियल रिकॉग्निशन, मेजर एयरपोर्ट में सीमलेस पैसेंजर एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, रिमोट एरिया को कनेक्ट करने के लिए एयरलाइन से सब्सिडाइज किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए अंडर सर्व्ड एरिया में। उसके अलावा नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए फोकस करता है और अफोर्डेबल एयर ट्रेवल को इंक्रीज करता है और इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो है इंडिया में उसको। चैलेंजेस क्या है एविएशन सेक्टर में? पहला तो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है मेजर एयरपोर्ट में, जैसे कि एयरपोर्ट जो है दिल्ली और मुंबई के वो ऑपरेट कर रहे हैं बियॉन्ड द कैपेसिटी। कंजेशन हो रहा है, फ्लाइट डिले हो रही है, सेफ्टी कंसर्न है, इंक्रोचमेंट ड्यू टू इंक्रोचमेंट ऑफ एयर स्पेस। अंडर डेवलप्ड है, एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल का जो इकोसिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड है। प्यूरिटिव टैक्सेशन और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है। उसके अलावा क्रिटिकल शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। ट्रेंड पायलट नहीं है, हाई डिमांड है ट्रेन पायलट की, मेंटेनेंस इंजीनियर की, ये डेफिसिट है उसका, इसके कारण ह्यूमन एरर होता है, क्रू फटीग आती है, ये इंपैक्ट करता है सेफ्टी को। प्रिकेरियस फाइनेंशियल वायबिलिटी है एयरलाइंस की। हाई एटीएफ फ्यूल जो है, एटीएफ फ्यूल में टैक्स लगता है 45 से 50%, जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये इफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। उसके अलावा इंजन्स का इशू है, प्रैट एंड विटनी इंजन जो है वो अफेक्टेड है अफेक्टेड एयरलाइंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसका सजेशन की बात करेंगे तो सजेशन में है एक्सपांड करना है, एयरपोर्ट की कैपेसिटी को एक्सपांड करना है, जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल के इकोसिस्टम को इंक्रीज करना चाहिए, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट ट्रेन करना चाहिए, हायर करना चाहिए कभी ज़्यादा पायलट को। उसके अलावा रैशनलाइज करना चाहिए, एटीएफ टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर टैक्सेस को। पोर्ट ऑफ वाटरवे की बात करेंगे तो इंडिया पे कोस्ट एरिया जो है अब जो है पहले 7500 बोलते थे, अब बोलते हैं 11099 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। 12 मेजर पोर्ट्स है, 13 अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है मेजर पोर्ट का वो इंप्रूव हुआ है, 4.2 डेज हो गया है, से होके 4.2 डेज था, उससे होके टर्न अराउंड टाइम जो है 2.2 हो गया 2023 में। की इनिशिएटिव इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है और सागरमाला प्रोग्राम में यहाँ है ना पोर्ट डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। 130+ प्रोजेक्ट जो अलॉट किए गए हैं, ठीक है, और ट्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फोस्टर किया जा रहा है। 5 पिलर क्या है और सब कैटेगराइजेशन क्या है सब सागरमाला प्रोजेक्ट का? पहला तो है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, और पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना है, पोर्ट कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है हिंटरलैंड तक। दूसरा है वाधवान मेगा प्रोजेक्ट है, ये कंटेनर टर्मिनल्स डेवलप करने के लिए, मल्टीपल बर्थ डेवलप करने के लिए, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए और इंडिया की जो ग्लोबल स्टेटस है, ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी में उसको इंप्रूव करने के लिए वर्क करता है। तो ये वाधवान मेगा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा टूटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। फिर है चौथा है चाबार पोर्ट और सितवे पोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे हम चाबार पोर्ट जो ईरान में वो लिंक्ड है, ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मुंबई में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर मुंबई को कनेक्ट कर रहा है ईरान से और अदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उन्हें इससे इंडिया मुंबई को कनेक्ट कर रहा है, हमारी कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, जिससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो मोर इफेक्टिवली जो है पेनिट्रेट करेगा इन कंट्रीज़ में और हमारी जो कम्पिटिटिवनेस है उसे बढ़ाएगा और हमारी जो मार्केट हमारे जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी का जो ग्रोथ है वो एसेंचुएट करेगा, इंप्रूव करेगा। मेरीटाइम इंडिया विजन है 2030 का, इंडिया को ग्लोबल मेरीटाइम लीडर बनाना है, 150+ इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। ये कवर करता है पोर्ट को, शिपयार्ड को, इनलैंड वाटरवे को, ये ड्राइव करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ को, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। उसके अलावा छठवां है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ये एम करता है रिप्लेस करना जो फ्यूज बेस्ड हार्बर टग होता है उसको इको फ्रेंडली सस्टेनेबल फ्यूल पावर टग से, ये रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट को और ये ग्लोबल अलाइन करेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड से अलाइन करेगा। इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये डेवलप कर रहा है 26 न्यू नेशनल वाटरवे, ये ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, ईज करेगा रोड और रेल के कंजेशन को, इंप्रूव करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को। चैलेंजेस और सजेशन क्या है? इनइक्विटेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इनइक्विटेबल लास्ट माइल हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा,
प्रमोट करने के लिए चैलेंजेस है इनएडिक्वेट है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इनएडिक्वेट है, सब ऑप्टिमल कैपेसिटी का सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितनी टोटल कैपेसिटी है उसका नियरली 50% जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एब्सेंस है मेजर इंडियन ट्रांसशिपमेंट हब का, 75% जो ट्रांसशिप्ड कार्गो होते हैं वो फॉरेन पोर्ट से मूव करते हैं, जिससे हमारा हर साल 200 से 220 मिलियन का लॉस होता है। कॉम्प्लेक्स और फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल लेग है ऑटोमेशन में और डिजिटाइजेशन में, हम गैप है ऑटोमेशन में, एआई में और बिग डेटा एनालिटिक्स के यूसेज में गैप है। सजेशन है डेवलप करना है डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जैसे गलथिया बे निकोबार आइलैंड में, इस्टेब्लिश करना है ट्रांसशिपमेंट हब, स्टैंडर्डाइज करना है प्रोसीजर को, सीमलेस नेशनल मैरीटाइम नेटवर्क होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना है ऑपरेशनल प्रोसीजर को, क्रिएट करना है ट्रांसशिपमेंट हब, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है NTDPC रिकमेंडेशन, क्रिएट करना है सिंगल यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बेटर इंटीग्रेशन के लिए रोड रेल और मैरीटाइम सेक्टर को, एम्ब्रेस करना है ऑटोमेशन को, डिजिटाइजेशन को फुली इंटीग्रेट करना है पेपरलेस डिजिटल इकोसिस्टम को। एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो ये बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और एग्रीकल्चर का। जैसे इंडिया अर्बनाइज हो रहा है, एक्सपांड कर रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ रही है। एनर्जी की बात करेंगे तो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 457 गीगावाट है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका शेयर जो है इंस्टॉल कैपेसिटी में 46% है। AT&C लॉस, एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कंजप्शन लॉस जो होता है ये होता है नियरली 15% जो लॉस होता है वो ट्रांसफर करने में, एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं उसी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो एनर्जी का शेयर बात करेंगे तो कोल में 48% कोल, विंड 10%, सोलर 20%, स्मॉल हाइड्रो 1.1%, ऑयल एंड गैस 5.6%, न्यूक्लियर 1.8, हाइड्रो 10%। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 470 गीगावाट है 2025 में। रिन्यूएबल एनर्जी 220 गीगावाट है, ठीक है। सोलर की 100+ हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बात करेंगे तो 13.8% है रिन्यूएबल एनर्जी का। अब बात करेंगे ग्रीन एनर्जी में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाना है 2030 तक। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है, फैसिलिटेट करेगा ये इवेक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट। उसके बाद बात करेंगे हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात की है तो कोल हमारा 75% यूज़ करते हैं, यूएसए में 16%, चाइना में 60%। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूडिंग हाइड्रो हमारे यहाँ 23 है, यूएसए में 22 है, चाइना में 31 है। इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है हमारे यहाँ 204 गीगावाट है, अब 220 हो गई है। चाइना में यूएसए में 428 है, चाइना में 1800+ है। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इंडिया में 1395 किलोवाट है, ठीक है। यूएसए में 2277 जीजे है, जीजे पर कैपिटा है, और चाइना में गीगा और चाइना में 120 जीजे है, हमारे यहाँ 27 जीजे है पर पर्सन। मतलब चाइना यूएसए जो है यूएसए का पर कैपिटा कंजप्शन हमारे से 10 टाइम्स है और चाइना का जो है हमसे 5 टाइम्स है। चैलेंजेस क्या है, पहले तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, डिस्कॉम की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उसके अलावा ट्रांसमिशन जो कॉस्ट होता है ट्रांसमिशन में ठहर हो रही है, लॉस होता है 15% का। ग्रिड इंटीग्रेशन और स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नॉन फॉसिल जो इंटीग्रेट करना 500 गीगावाट जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका इंटीग्रेशन है, उसमें चैलेंजेस है। सोलर एनर्जी और अदर रिन्यूएबल एनर्जी उसमें इंटरमिटेंसी का चैलेंज है। रेगुलेटरी और लैंड हर्डल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए जो हमें लैंड चाहिए उसको जो है एक्वायर करने में हर्डल है। ओवर डिपेंडेंस है कोल पे 75%, ठीक है। उसके अलावा हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इंपोर्ट होता है ऑयल का, गैस का और क्रिटिकल मिनरल्स का, ये एक्सपोज करता है टू ग्लोबल प्राइस वॉलिटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क। उसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्शन की लिमिटेशन है। नेशनल ऑयल कंपनी जो है फेस करती है चैलेंज इंक्रीजिंग आउटपुट ड्यू टू एजिंग हो रही है, वेल्स और लेक हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लैक करते हैं। मेंटेन करना एनर्जी अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है, और डिले हो रहा है ग्रीन ट्रांजिशन प्रेशर, स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक कार्बन रेगुलेशन का हिंडर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को ग्रीन टेक्नोलॉजी में कंपेयर टू द ग्लोबल काउंटर पार्ट। रिकमेंडेशन है इंप्रूव करना है फाइनेंशियल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को, शिफ्ट करना है टुवर्ड्स अ मार्केट बेस्ड प्राइस रिजीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सप्लोर करना है फाइनेंशियल मैकेनिज्म जैसे ग्रीन बॉन्ड हो गया, इन्वेट्स हो गया। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज को प्रमोट करना है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करना है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक्सेलरेट करना है, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल, एग्रेसिव एक्सपेंशन होना चाहिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए सप्लायर का, लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नेशन के साथ जैसे कि USA, ऑस्ट्रेलिया, कतर के साथ, और डिपेंड करना है टाइस रशिया के साथ डिस्काउंटेड ऑयल के लिए।
बिल्ड करना है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बिल्ड करना है। उसके अलावा रैशनलाइज करना है एविएशन टर्बाइन फ्यूल को। उसके अलावा प्रमोट करना है नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को और अडॉप्शन को। स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक कार्बन रेगुलेशन को प्रमोट करना है, इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है मैनी डी वाटरनेकिंग और फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति, जो जिन्होंने कई सारी प्रोग्रेस देखी है, हमें डिस्कस करेंगे इसको लेटर सेक्शन में। अदर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की करंट स्टेटस की बात करेंगे तो इसके लिए इंडिया स्टैक है, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर को क्रिएट किया गया है। वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के पास 120 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर है और 95 करोड़ जो है इंटरनेट सब्सक्राइबर है, जिसकी जो 5G सर्विस जो रोड आउट हुई है उसको यूज़ कर रहा है। प्रोजेक्ट एम करता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है 2.5 लाख ग्राम पंचायत को। चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का चैलेंज है, रूरल कनेक्टिविटी का चैलेंज है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का चैलेंज है। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके लिए की इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी मिशन है और अर्बन मोबिलिटी के लिए एक्सपांड कर रहा है मेट्रो रेल सिस्टम को। ओवर 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन जो है स्प्रेड हुई है, ऑपरेशनल है 29 सिटीज़ से ज़्यादा। 29 सिटीज़ में चैलेंज है, फाइनेंसिंग का चैलेंज है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। उसके अलावा इंटीग्रेटेड प्लानिंग का चैलेंज है। ठीक है, पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है मेट्रो रेल के लिए, मेट्रो सिस्टम के लिए। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसके लिए जल जीवन मिशन है गवर्नमेंट का और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी के लिए। इम्पैक्ट ये इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट है इसका रूरल एरिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हेल्थ केयर में और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में। इंपॉर्टेंट थीम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उसकी बात करेंगे तो पीएम गति शक्ति है, ये नेशनल मास्टर प्लान है। ये अप्रोच है ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए, ट्रस्टवर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो सिंक्रोनाइज करता है हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बेस पे है। ये अप्रोच जो है ड्रिवन है 7 इंजन से। इसमें रेलवे आता है, रोड आता है, पोर्ट आता है, वाटरवे आता है, एयरपोर्ट आता है, मास ट्रांसपोर्ट आता है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। टारगेट है नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो उसको 2 लाख तक पहुंचाना है, 2 लाख किलोमीटर। इसका एम है कि 200 न्यू एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर और वाटर एरोड्रोम डेवलप करने हैं, सपोर्ट करने के लिए एविएशन को। रेल कार्गो की कैपेसिटी जो है 1600 टन करनी है। पावर ग्रिड जो है उसको एक्सटेंड करना है, रीच वाया 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ऑफ लाइन्स। इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 220 गीगावाट से बढ़ाकर अब इसे और कंप्लीट करना है अराउंड 17,000 किलोमीटर ऑफ गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करना है। कैरेक्टरिस्टिक से बात करेंगे तो ऑनबोर्डिंग करना है, जो गवर्नमेंट के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसको सिंगल प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड करना है। इंटीग्रेशन करना है, सभी मिनिस्ट्री की स्कीम को, इनिशिएटिव को इंटीग्रेट करना है। सोशल सेक्टर के इम्पैक्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसका सोशल सेक्टर एक्सपेंशन होना है। डेटा ड्रिवन प्लानिंग होनी है स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी के लिए। पीएम गति शक्ति स्टेट मास्टर प्लान है। उसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन प्रधानमंत्री ग्राम पीएमजीएस पीएम गति शक्ति जो है पीएम गति शक्ति इसका सबसे पहला है सभी स्कीम को इंटीग्रेट करना है। सोशल इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि पीएम श्री स्कूल उसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो एजुकेशन में इफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। पीएम गति शक्ति ये स्टेट का मास्टर प्लान डेवलप करने में हेल्प करता है। ये अलाइन करता है स्टेट का मास्टर प्लान जो है नेशनल मास्टर प्लान से अलाइन करता है, जो है जिससे कम्युनिटी इफेक्ट होता है। ठीक है, और कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रमोट किया जाता है। ट्रेड फैसिलिटेशन पीएम गति शक्ति जो है वो इंस्ट्रूमेंटल एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को रिड्यूस करेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को, और ये ड्राइव कर रहा है सस्टेनेबल डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट को। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बात कर रहा है। 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है फ्रॉम ले टू कैथाल हरियाणा में ये अचीव करेगा। ऑप्टिमल अलाइनमेंट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन, ये पीएम गति शक्ति के अंदर किया जा रहा है। चैलेंजेस क्या है और रिकमेंडेशन क्या है? चैलेंज है इंटरऑपरेबिलिटी का और नॉन डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेटा, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं और यूनिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है। डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, लिमिटेड डेटा शेयरिंग है, प्राइवेट सेक्टर के साथ ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग को हिंडर करता है ये। उसके अलावा लैंड एक्विजिशन का इशू है, डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में। लीगल और एनवायरमेंटल कंप्लायंस का चैलेंजेस है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है। उसके अलावा रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो सिंप्लीफाई करना है लैंड एक्विजिशन को, अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, प्रोसेस को ओपन करना है गति शक्ति प्लेटफॉर्म प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेवरेज करना है जीआईएस को, रिमोट सेंसिंग को डिसेंट्रलाइज करना है, प्लानिंग को डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपेंशन के साथ एड्रेस करना है, लीगल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करेंगे तो इस पर सेंटर का इन्वेस्टमेंट 39 है, स्टेट का 40 है और प्राइवेट सेक्टर का 21 है।
गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये लुकिंग विद अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है ये, और यहाँ इन्वेस्टमेंट 111 लाख करोड़ का है। ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है फोकस करती है मोनेटाइज करना है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उसे, और फ्री करना है कैपिटल को डेवलपमेंट के लिए जो फर्दर यूज़ किया जा सके। ये बेनिफिट क्या होंगे इसके इकोनॉमी में? बेनिफिट ये होगा कि ये वेल प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो इनेबल करेगा मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, पावर बिजनेस को क्रिएट करेगा, जॉब इंप्रूव करेगा, ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेगा, इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करेगा, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करेगा, क्रिएट करेगा एडिशनल फिजिकल स्पेस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और ये इंश्योर करेगा क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिव एरियाज। डेवलपर्स के लिए क्या बेनिफिट होंगे? ये प्रोवाइड करेगा बेटर प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट, रिड्यूस करेगा एग्रेसिव बिड्स ऑफ फेलियर इन द प्रोजेक्ट डिलीवरी, इंश्योर करेगा इनहांस एक्सेस टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इसका फायदा क्या होगा? ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, बेटर प्रिपेयर होगा, बेटर प्रिपेरेशन होगा इससे। एक्सपोजर्स लेस लाइकली टू सफर स्ट्रेस गिवन एक्टिव प्रोजेक्ट। मॉनिटरिंग बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो मॉनिटरिंग या रेगुलेशन है वो मोर इफेक्टिव होगी और मोर कॉम्पिटेटिव होगी। इंश्योर करेगा बेटर रिटर्न आए, जो प्रोजेक्ट में बेटर रिटर्न आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेटर रिटर्न आएगा, उनका भी ग्रोथ होगा। सेक्टर वाइज ब्रेकअप की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1,111 लाख करोड़ का है, उसमें से एनर्जी को जा रहा है, फिर अर्बन एरिया को, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रोड रेल इरिगेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड फूड। अचीवमेंट क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की? ये एज ए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कंक्लूडेड इन मार्च 2025। व्यू की बात करेंगे तो 111 ट्रिलियन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट रोज फ्रॉम 111 से 168 ट्रिलियन हो गया इन्वेस्टमेंट। कंप्लीटेड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ मार्च आर 31 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अचीव किया इसने 28%, जो ओरिजिनल टारगेट था उसका 28% अचीव किया है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वर्थ 38 ट्रिलियन आर इंक्लूडेड, द अचीवमेंट स्टैंड्स एट 103। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर ले तो। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ड्यू टू द नीड ऑफ प्राइवेट फाइनेंसिंग, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो ये लॉन्च किया गया था प्राइवेट फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। ये मोनेटाइज करते हैं स्टेट रोड एसेट्स को। इसका टारगेट है जनरेट करना 6 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफलोड करेगा, जो ब्राउन फील्ड एसेट्स है, मतलब जो अभी तक गवर्नमेंट के एसेट्स है उसको उसको जो है मोनेटाइज करेगा, और ये प्राइवेट सेक्टर को देगा। और इससे क्या है, पैसे इससे लीज पे देगा, उससे पैसे जनरेट होंगे, उसको है ना इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करेंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में 13 से 14% जीडीपी का है, जो हिंडर करता है जो कंट्री की एस्पिरेशन है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, उसको हिंडर करता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है 2022 की वो एम करती है हमें रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 9% ऑफ जीडीपी करना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करना है अपने आप को। ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके बेनिफिट क्या होंगे? ये ग्रोथ, सभी पार्ट में ग्रोथ होगी इंडिया के। इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ वेयर हाउस, सिंप्लीफाई करेगा ट्रेड के डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएगा, डिजिटाइजेशन को प्रमोट करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। फोकस क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का? सेक्टोरल प्लान है फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक, सेक्टोरल प्लान है सप्लाई चेन नेटवर्क को एग्जामिन करना है, प्रमोट करना है, मल्टीपोलर ट्रांसपोर्ट, डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन को, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म डेवलप करना है। ई लॉजिस्टिक सर्विस के लिए इसमें बात की गई है। ई लॉजिस्टिक सर्विस अचीवमेंट इसकी क्या है? इंप्रूवमेंट हुआ है लॉजिस्टिक रैंकिंग में, हमारी जो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई है, शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स रेल फ्रेट, ठीक है। मिनिमाइज हुआ है एयर पॉल्यूशन में, एलिवेट किया है ट्रैफिक कंजेशन को, और रिड्यूस हुआ है कार्बन एमिशन में। अचीव किया है 10% सेविंग, एवरेज टर्नअराउंड टाइम जो है वैगन का उसमें अचीव किया है 10% सेविंग। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल।